So welcome guys to Vedant classes. So this is the new course that we launch and हम लोग यहाँ पे क्लास 10th CBSE कोर्स ख़त्म करने वाले हैं. तो इनिशियली हम लोग ज्योग्राफी से शुरू करेंगे. सो बिफोर आई स्टार्ट मैं बस थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैं किसान हूँ और मैं आपको स्पेशली सोशल साइंस पढ़ाऊँगा. एंड द फर्स्ट चैप्टर दैट आई चोज इज़ ज्योग्राफी एंड चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. जैसे कि हमको पता है हम लोग सब फंसे हुए हैं लॉकडाउन पे, बट इसको यूटिलाइज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल पे आना है और हमें सपोर्ट करना है. और सबसे बढ़िया बात है कि आप जैसे हमें कमेंट्स में बताएंगे हम विल अप्रोच इन दैट मैनर. तो ऐसा नहीं कि हम अगर आपको हमारी कोई भी चीज़ ख़राब लगती है या यू आर फाइंडिंग सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेशंस एंड डेफिनेटली यू आर फ्री टू कमेंट ऑन आवर कमेंट बॉक्स. और चलिए शुरू करते हैं. सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज होती क्या है. तो क्या क्या इस ये पार्ट में हम लोग कवर करेंगे. दैट इज रिसोर्सेज एंड द क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज, सॉइल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन. यही हम चीज़ें इस पार्ट में हम कवर करेंगे. और हम ऐसे पार्ट बनाते बनाते हम पूरा ज्योग्राफी ख़त्म कर देंगे. फिर हम आपकी जो पॉलिटिक्स उसको ख़त्म करेंगे. फिर हिस्ट्री भी धीरे धीरे हम पूरा SST पार्ट ख़त्म कर देंगे. तो पहला चीज़ है रिसोर्स. देखिए रिसोर्स क्या होता है, हम तो काफ़ी बार सुने होंगे रिसोर्स, बट रिसोर्स क्या होता है. रिसोर्स देखो वही होता है कि जो हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलती है. एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर फिजिकल आवर नीड्स. वो फिजिकली हो, मेंटली हो, दैट डजेंट मैटर्स, बट हमारी नीड्स को पूरी करनी चाहिए. दैट्स व्हाट वी कॉल्ड ए रिसोर्स. और रिसोर्सेज देखो खाली रिसोर्सेज जो हमारी नीड पूरा करती है उसे रिसोर्स नहीं कहते हैं. रिसोर्सेज एक्चुअली इस ट्रायंगल पे बनी हुई है, ठीक है. तो उसमें क्या है, एक है टेक्नोलॉजिकल एसेसिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी एंड कल्चरल एक्सेप्टेबल. इसका मतलब यह है कि हम रिसोर्स किससे कहेंगे, तब कहते हैं जिसको हम टेक्नोलॉजिकली रीच है हमारे पास. जैसे देखो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया. हाइड्रोजन और हीलियम हमें सन पे भी मिलती है और अपने एटमॉस्फेयर में भी मिलती है. बट हम सन के पास जाके हाइड्रोजन लाना इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारी उतनी टेक्नोलॉजी है नहीं. तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन ऐसा चीज़ है जो कि हमें सन पे भी मिल रही है, बट हम उसे रिसोर्स नहीं कहेंगे. बट अर्थ में जो है दैट इज़ रिसोर्स, क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी है कि हम उसे यूटिलाइज कर पाए. फिर सेकंड में आती है इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी. पहला चीज़ देखिए, फिर इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी अगर नहीं होगी तब हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते. हम गोल्ड यूज करते हैं क्योंकि गोल्ड हम अफोर्ड कर सकते हैं, बट डायमंड उतना यूज़ नहीं करते हैं. दो डायमंड इज़ अ रिसोर्स क्योंकि हम ह्यूमन मैनकाइंड उसे यूज करता है, बट मैं जस्ट एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ. शायद ऐसा कुछ प्रीसियस चीज़ हो जिसे हम इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर सकते. तो मैं सिंपली आपको कोई एग्जांपल देता हूँ. जैसे पानी का बात हुआ, पानी का फॉर्मूला सबको पता है, H2O होता है, ठीक है. बट अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्या हम पानी को डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालें फिर हम ऑक्सीजन लें? क्या ये पॉसिबल है? बट यहाँ पे इतनी पैसा खर्च हो जाएगी कि फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा कि हम यहाँ से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. उससे अच्छा है कि हम नॉर्मल प्लांट से ले जाए, कहीं दूसरे सोर्स से ले जाए. सो काफ़ी सारे दूसरे एग्जांपल्स भी है. जैसे पानी हो गया. पानी आप अगर कभी अरेबियन कंट्रीज़ में जाओगे या मालदीव्स में जाओगे तो वहाँ पे पानी क्या होता है कि रिवर जो समुंदर होता है वहाँ से उसको प्यूरीफाई किया जाता है. अदरवाइज़ हम लोग मतलब जैसे कि जहाँ पे पानी ज़्यादा, से इंडिया हुआ, इंडिया भी काफ़ी सारा जो पानी है वो एक्सपोर्ट करती है कहाँ, मालदीव्स वगैरह या उस अरेबियन कंट्रीज़ में. तो यहाँ पे हम लोग बिस्लेरी पीते हैं 20 रुपया में, बट वहाँ पे उसकी प्राइस होती है 500 रुपीज़. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पानी को लेते हैं, मुंह धोते हैं, पाँव धोते हैं, फेंक देते हैं. बट वहाँ पे वो करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी. वहाँ पे अगर कोई बंदा 1 लीटर 500 रुपया देकर लीटर खरीद रहा है तो वो बस पी ही सकता है, उसको फेंक नहीं सकता. तो बस वही कहता है कि एक टेक्नोलॉजी एसेसिबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी चाहिए, और अब आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल. पहले के ज़माने में क्या होता था, वो यूज टू ईट रॉ मटेरियल्स. हम कच्चा मांस खाते थे और पहनते थे क्या, उस जो स्किन्स होती है, जो जैसे कि कोई एनिमल मर जाता है तो उसका स्किन हम लोग पहन लेते थे. बट अभी के ज़माने में अगर हम वैसे पहने तो आपको लगता है कि इज़ इट एक्सेप्टेबल फ्रॉम द सोसाइटी? कोई नो डाउट यार, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. अगर मैं अभी बोलूँगा कि मैं अभी कोई पिग सुअर जो जिसे कहते हैं हम, उसकी अगर चमड़े को हम अभी ड्रेस बना के, या डेनिम कंपनी कल एक काम करेगी कि कल लॉमेन जो जीन्स कंपनी है उन लोग एक नया बनाएंगे जिसमें कि शर्ट होगी
बनाना लीफ की बनी हुई होगी और पैंट्स होगी तुम्हारी एनिमल स्किन की। कोई सोशली एक्सेप्टेबल करे या कोई नहीं करेगा। तो वही कहता है कि रिसोर्सेज एक ट्रायंगल में बना हुआ है, उस ट्रायंगल में क्या क्या चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबिलिटी जहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजिकल रीच है, और इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी अपने पास उतनी पैसा होनी चाहिए कि हम उसको कम कीमत में उसे एक्सट्रैक्ट कर पाए, अदरवाइज कोई फ़ायदा ही नहीं है। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, और अपने कल्चर में एक्सेप्टेड हो। अगर हम जीन्स पहनते हैं तो कॉटन का पहनते हैं, या वो धागा नाइलन पॉलिस्टर इस सब का होता है। और सबसे बड़ी बात, सोने को सोना बोलने वाला कौन है, या हीरा को हीरा, डायमंड को डायमंड बोलने वाला कौन है? इट इज़ नन अदर देन ह्यूमन बींग। और साफ तौर पे कहे तो इट इज़ कम्प्लीटली ह्यूमन बींग्स ब्रेन। इफ ह्यूमन बींग्स ब्रेन इज नॉट देयर, देन इज इट पॉसिबल कि हम रिसोर्स को रिसोर्स कह सकते? क्योंकि तुम खुद देख लो, 4,000 साल पहले या 2,000 साल पहले तब भी दुनिया ऐसी की ऐसी थी। हाँ, कुछ चेंजेस थी, बट स्टिल द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर सेम, द लिथोस्फीयर इज सेम, द मेटल्स आर थे सेम। तो उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में क्यों हम रिसोर्स नहीं कहते थे? आज के ज़माने में वी यूज टू कॉल विंड एनर्जी एज अ रिसोर्स। विंड एनर्जी को हम रिसोर्स कहते हैं, सोलर एनर्जी को हम रिसोर्स कहते हैं। पानी से, हम डैम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज ऑल आर रिसोर्सेज। बस यही चीज़ें कुछ सालों पहले, आई मीन 40,000 साल पहले या 4,000 ईयर्स पहले उतनी नहीं थी। क्यों? उस टाइम में ह्यूमन बींग ने उसको डिस्कवर नहीं किया था। तो इसका मतलब यही है, और ये क्वेश्चन में कभी डायरेक्ट आ भी जाता है कि ह्यूमन बींग्स आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ रिसोर्स, मतलब कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिसोर्स, एसेंशियल कंपोनेंट है। और ऐसे कहे तो फिर ह्यूमन बींग जो है वो प्राइमरी रिसोर्स है। क्यों? अगर ह्यूमन बींग्स ही नहीं रहेगी तो ये सब कौन एक्सट्रैक्ट करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। ह्यूमन ही होता है जो कि एक्सट्रैक्ट करता है। आई मीन जैसे गोल्ड माइन कहाँ से आता है? आपके गोल्ड जो माइनिंग होते हैं, जहाँ पे गोल्ड डिगर्स रहते हैं, मतलब क्या करते हैं, ब्राज़ील हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि माइनिंग एरियाज़ में माइनर्स सब निकालते हैं, उस पत्थर के अंदर से गोल्ड को निकालते हैं, और फिर उससे वो गोल्ड बनाया जाता है, प्यूरीफाई इन सेवरल स्टेजेस। उसके बाद वो एक प्योर फॉर्म में गोल्ड बनता है जिसे हम यूज करते हैं। पर उससे पहले काफ़ी स्टेजेस है, और उसका ओरिजिन है एक पत्थर से। एंड उस पत्थर कहाँ से आता है? मिट्टी से आता है। और उसको डिस्कवर कौन किया? ह्यूमन ही तो किया। अगर ह्यूमन कुछ नहीं करता तो आज तक गोल्ड के बारे में किसी पता भी नहीं चलता। तो ह्यूमन ही फर्स्ट सोर्स ऑफ रिसोर्स है। अब देखिए, अब आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कितने टाइप में है? पहला चीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन पे है दो टाइप के, बायोटिक है, एबायोटिक है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। मैं पहले इसको बता दिया, अब मैं एक अच्छा सा फोटो दिखाता हूँ, उसमें आपको अच्छे से डिटेल्स में बता रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो डिटेल्स में है रिसोर्स क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। फर्स्ट है बायोटिक। बायोटिक में देखो, बायोटिक होता है लिविंग थिंग्स। जितना भी लिविंग थिंग्स है दुनिया में, तो सब बायोटिक में आते हैं। और एबायोटिक होता है इसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब खुद बता दो, इन दोनों में से, इन दोनों को छोड़ के और कोई भी चीज़ है इस यूनिवर्स में जो कि इधर नॉन लिविंग थिंग्स होगा, इधर लिविंग थिंग्स होगा, इसको छोड़ के कुछ है ही नहीं। और क्लासिफिकेशन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमें ईज होता है एक्सेस करने में। जैसे कि कोई फैमिली ले लो, तो अगर फैमिली में 2 फीमेल मेम्बर्स है एंड 4 मेल मेम्बर्स है, तो आप नहीं बता सकते कि कौन इसमें बड़ा है और कौन छोटा है। बट हाँ, हम उसको अगर एक चार्ट पे क्लासीफाई कर देते हैं कि ये दोनों पेरेंट्स है और ये दोनों ब्रदर है, ये दोनों सिस्टर्स है, तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगी जानने में कि कौन क्या है और किसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन मैंने बता दिया कि आइदर नॉन लिविंग थिंग्स होगी या लिविंग थिंग्स होगी। फिर आती है बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कैसा, कितना उनका लाइफ स्पैन है। रीन्यूएबल, रीन्यू का मतलब आप खुद देखो, रीन्यू का मतलब क्या होता है, देखो बताता हूँ। रीन्यू का मतलब देखो क्या होता है। न्यू मतलब नया, रीन्यू मतलब क्या? फिर से नया हो सकता है, फिर से नया हो सकता है, उसको हम रीन्यू कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो कि नया नहीं हो सकता। सिंपल सा बात है। अगर देखो, सपोज मैं आपको बताता हूँ, कैंडल का बात बताता हूँ। अगर एक कैंडल है तो उसको जला दो, उसके बाद जो वैक्स नीचे गिर जाएगी, उसको फिर से आप मोल्टन बना के फिर से कैंडल तैयार कर सकते हो।
बट नॉन रिन्यूएबल में ऐसे होता है, ऐसे एक आदमी मर जाता है, उसके बाद वो आदमी फिर से जिंदा तो नहीं हो सकता ना, तो दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब हर रिसोर्स पे किसी ना, देखो रिसोर्स पे खाली ऐसा नहीं कि बस जो मैंने क्या आपको बताया था कि ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, तो ह्यूमन की जितने भी चीज़ें लाइक अगर एक आदमी एक खेत में खेती करता है, इफ़ अ फार्मर इज़ हैविंग अ लैंड, देन अ लैंड इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ रिसोर्स, बिकॉज वहाँ से वो खाना बनाता है। आई मीन ही प्लांट ट्रीज, प्लांटेशन वहीं से करता है, कुछ भी खाना आता है। मैं क्या कहता हूँ कि फूड इज़ अ पार्ट ऑफ रिसोर्स ना, तो वो भी एक रिसोर्स ही है। अगर एक बंदा या कोई स्टेट या कोई कम्युनिटी एक स्कूल बनाती है, तो स्कूल इज़ अ पार्ट ऑफ रिसोर्स, क्योंकि मैंने आपको फिर से बताया हुआ है कि ह्यूमन इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन इज़ अ रिसोर्स। और ह्यूमन को ट्रेन करने वाला भी तो रिसोर्स ही होगा ना। जो स्कूल हमें ट्रेन करती है, जो इंस्टीट्यूशन हमें ट्रेन करती है, जो सिखाती है, वो तो एक रिसोर्स ही होगी, क्योंकि हम अगर रिसोर्स है तो हमें तैयार करने वाला वो भी तो एक रिसोर्स ही है। तो फिर आता है कौन से मतलब ओनरशिप पे ऊपर, इंडिविजुअल ओनरशिप, जैसे कि मैंने बताया आपको, कोई प्लांटेशन करता है या कोई कैटल अपना रखता है, ग्वाला जो जिसे कहते हैं, तो वो एक इंडिविजुअल ओनरशिप हो गया। फिर कम्युनिटी क्या होता है, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड या विलेज पॉन्ड, गांव का जो है, गांव का जो तालाब है, तो किसी पर्सनल का तो नहीं है ना, क्योंकि हाँ तालाब भी तो एक रिसोर्स ही है, क्योंकि तालाब के अंदर से मछली मिलती है, काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं। एंड ग्रेजिंग ग्राउंड, जहाँ पे जो ऐसे नॉर्मल लैंड होता है ना, जहाँ पे गाय वगैरह जाके कैटल जाके ग्रेजिंग करते हैं, तो वो भी एक कम्युनिटी रिसोर्स है, क्योंकि वो गांव का है, किसी पर्सनल का नहीं है। फिर नेशनल आ गया, नेशनल मतलब रोड हो गया, कैनल हो गया, रेलवेज हो गया। अगर रोड, कैनल, रेलवे ये सब नहीं रहेंगी ना, तो काफ़ी, अब देखो खुद देख लो, लॉकडाउन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मूवमेंट नहीं हो रही है, बट हाँ खाना ट्रांसफ़र हो रही है। और खाना कैसे होती है, गाड़ी चल रही है, फूड आइटम्स चल रही है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स अभी फिर भी चालू है। क्यों? क्योंकि ये सब काफ़ी चीज़ें, जैसे कि खाना हो गया या फूड सप्लाई हो गया, नॉर्मल वाटर सप्लाई हो गया, ये सब तो नेसेसरी है ना। तो ये सब कैसे एक्टिवेट होगा, लॉकडाउन के अंदर सब बंद है, बट रेलवे, कैनल, रोड ये सब ऑन है। क्यों? अगर ये सब नहीं रहेंगी तो फिर अभी ह्यूमन लाइफ के ऊपर थ्रेटन हो जाएगी। फिर सेकंड में आता है कि इंटरनेशनल, जैसे इकोनॉमिक जोन होता है, जैसे आपके जो समुंदर पे, क्योंकि समुंदर में काफ़ी सारी फिशरीज होती है, फिशिंग्स होती है, तो वहाँ पे दैट इज़ ए काइंड ऑफ इंटरनेशनल, क्योंकि वहाँ पे हर, आपको सिंपली बताता हूँ, एक यूएन, यूनाइटेड नेशन क्या होता है, वो हर देश मिलकर बनाया हुआ है ना, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे कोई एक देश का ही चल रहा है। तो दैट इज़ ए इंटरनेशनल प्रॉपर्टी। फिर बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट के ऊपर कितना क्लासिफाइड है, दैट इज़ फर्स्ट थिंग इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल हम उसे कहते हैं जो कि ऑलरेडी जिसमें काबिलियत है। जैसे मैं क्रिकेट टर्म्स हमको बताऊं कि शुभमन गिल इज हैविंग अ पोटेंशियल टू बिकम विराट कोहली, क्योंकि अब तक वो मैच खेला है नहीं, अगर खेलता है तो ही वुड बिकम अ विराट कोहली। ठीक है, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैंने आपको बताया कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी अब तक उतनी एक्सपोज हुई नहीं है। और अभी तो रिसेंटली देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, मतलब गाड़ियों की, तो काफ़ी सारे जो व्हीकल्स है, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ पेट्रोल व्हीकल टू इलेक्ट्रिफिकेशन। और इलेक्ट्रिफिकेशन में काफ़ी सही है, क्योंकि ये अपने जो इकोसिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और एज वेल एज जितनी पॉल्यूशन धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखो, अब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी अभी तो उतना एक्सपोज हुआ नहीं है, इस पर काम चल रहा है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल है कि आगे जाकर कुछ बड़ा कर पाए। देन आता है आपको डेवलप्ड। डेवलप्ड मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, जैसे अभी हम लोग का जो गोल्ड हुआ, गोल्ड या डायमंड, ये सब ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, इसमें और कुछ सोचने वाली बात है नहीं। फिर स्टॉक, स्टॉक मतलब ये है जैसे कि हमारे पास अभी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं उससे लाने का। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कोर, अर्थ के कोर में हमें आयरन मिलती है, बट हम आयरन अभी नहीं ला पाएंगे क्योंकि हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है नहीं। बट हाँ, फ्यूचर में कभी अगर उतना टेक्नोलॉजी हुआ तो हम लोग वहाँ से ला के जा सकते हैं। कहाँ से? जो आपके जो कोर, अर्थ के कोर से। फिर इट इज़ देन हियर कम्स रिजर्व। रिजर्व में क्या होता है कि जैसे डैम हो गया, डैम क्या होता है, डैम हम स्टोर करके रखते हैं कि इन केस कुछ इमरजेंसी हम उसका यूटिलाइज कर पाए और वो फ्यूचर में यूज हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उसके मैं और भी डिटेल्स में आगे करूँगा।
सो नाउ वंस अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि रिसोर्स आर क्लासिफाइड इन टू थिंग्स, दैट इज़ ह्यूमन। ह्यूमन में भी वही स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जो मैंने बताया कि ह्यूमन को कौन ट्रेन करता है, दैट इज़ योर स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, हर चीज़ जो ह्यूमन के काम है दैट इज़ रिसोर्स। तो स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हो गया, एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्योंकि अच्छा कैसा रिसोर्स है। अगर कोई आईआईटी में पढ़ता है तो आईआईटी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ रिसोर्स, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस इंजीनियर्स, एम्स, इट प्रोड्यूसेस डॉक्टर्स। ऑन द सेम टाइम अगर मैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाऊं जहाँ पे कि कोई केयरिंग नहीं है, कोई वहाँ पे टीचर्स नहीं है, तो दैट इज़ अ बैड रिसोर्स। वहाँ से ना लड़के अच्छे बनेंगे, और जो जाएंगे दैट इज़ ऑल्सो ए वेस्ट ऑफ टाइम। तो फिर एक ह्यूमन हो गई। मैं देखो फिर से देखो, ह्यूमन इज़ अ पार्ट ऑफ रिसोर्स, क्योंकि काफ़ी बच्चे गलत करते हैं, ये चीज़ गलत करते हैं, क्वेश्चन में पूछ भी लेता है। तो मेरे 10th क्लास में ये क्वेश्चन पूछा था, 1 मार्क क्वेश्चन, बट काफ़ी सारे बच्चे गलत किए थे, ये कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ह्यूमन इज़ अ पार्ट ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन इज़ अ रिसोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम खुद सोचो ना, ह्यूमन ही नहीं रहेगा तो दुनिया ही नहीं रहेगी। क्योंकि आप टाइगर को टाइगर इसलिए कहते हैं क्योंकि ह्यूमन ने उसका नाम दिया है। अगर ह्यूमन टाइगर की जगह में और कुछ नाम देता तो आज हम लोग उसको वही बुलाते। ठीक है, तो वैल्यू ह्यूमन ही समझता है और ह्यूमन ही एक्सट्रैक्ट करता है। सोलर एनर्जी पहले भी थी, विंड एनर्जी पहले भी थी, वाटर एनर्जी पहले भी थी, बट ह्यूमन ही है जो इन किसी बस 100 सालों या 200 सालों में इसको डिस्कवर किया है, और आगे धीरे धीरे और भी कर रहा है। फिर आता है नेचुरल। नेचुरल में आपकी ये मैंने बताया था, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। एंड रिन्यूएबल भी 2 टाइप में डिवाइडेड है, दैट इज़ बायोलॉजिकल एंड कॉन्टिन्यूस और फ्लो। देखिए कंटिन्यूस एंड फ्लो में जो होता है दैट इज़ विंड, वाटर, फिर सोलर, मतलब ये सब कभी ना ख़त्म होने वाली नहीं है, और ये एबायोटिक है, ये एबायोटिक है। ठीक है, विंड हो गया, वाटर हो गया, दीज आर एबायोटिक, इसमें जान नहीं है। और हाँ सही है, अब हवा तो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं, पानी भी कभी ख़त्म नहीं होगी। पानी ख़त्म, देखिए हम जो देखते हैं कि वाटर स्कार्सिटी, दैट इज़, हम ये कहते हैं कि ग्राउंड वाटर ख़त्म हो गई है, ग्राउंड वाटर, नॉट वाटर, क्योंकि अर्थ में वाटर की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, बट हाँ डिस्प्लेस हो जाती है। देखिए मैंने क्या बताया था कि हमारे लिए ओनली वही पानी सेफ है जो हम आई मीन फ्रेश वाटर कह सकते हैं या ग्राउंड वाटर कह सकते हैं। अगर ज़्यादा इवापोरेशन होगा या हम लोग मिसयूज करेंगे तो वो मे भी कन्वर्ट होके ओशियन में चल जाएगी या किसी दूसरे फॉर्म में चल जाएगी, तो उसको हम स्कैर्सिटी कह सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि अर्थ से पानी उड़ के कहीं और चल जाएगी, नहीं, पानी तो अर्थ में हमेशा सेम ही रहने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि विंड, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये कभी चेंज होगी नहीं, ये हमेशा के लिए रहेगी। तो दैट इज़ रीन्यूएबल, न्यू होती रहेगी, होती रहेगी। एंड बायोलॉजिकल जैसे हो गया नेचुरल, नेचुरल वेजिटेशन, आई मीन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कभी हाथी की पॉपुलेशन कमने वाली है नहीं। हाँ, ये इस पे गौर करने वाली है कि नेचुरली फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ कभी एक्सटिंक्ट नहीं होगी। पर हाँ, अभी क्या सीन है कि जैसे टाइगर का हुआ, टाइगर कैसे हुआ, हाथी का कैसे हुआ, हम लोग मारना शुरू कर देते हैं। तो ये तो एक एक्सटर्नल फोर्स हुआ ना, हम लोग ज़बरदस्ती नेचर के खिलाफ मार रहे हैं, तो उस केस में वो एक्सटिंक्ट होता है। अदरवाइज इट इज़ रिन्यूएबल। क्यों, देखो एक इंसान मर सकता है, बट इंसान का जो डायनेस्टी है या जाति है वो कभी मरेगा नहीं। वो मरने से पहले ही विल गिव बर्थ टू हिज यंग वन, एंड वो फिर धीरे धीरे कैरी आउट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। और फिर नॉन रिन्यूएबल में क्या आता है, रिसाइकल और नॉन रिसाइकल। जैसे कि मेटल हो गया, वंस आप मेटल अगर एक्सट्रैक्ट कर, देखिए वर्ल्ड में अगर हम अपने अर्थ का बात देखें तो सपोज 100 kg आयरन है, तो ये 100 kg आयरन एक दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। बट ये बात है कि हम 100 kg आयरन को रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल मतलब अगर 10 kg आयरन का एक ट्रक बना हुआ है, कल हम उस ट्रक को मेल्ट करके कुछ दूसरा चीज़ बना देंगे, बट ये ख़त्म हो सकता है। एंड जैसे कि रिसाइकल में आपका मेटल्स होता है, गोल्ड हो गया, गोल्ड देखिए आप अगर 30 ग्राम गोल्ड खरीदते हैं तो वो आपका कभी वेस्ट होता नहीं है। बट हाँ, 30 अगर आप 30 ग्राम गोल्ड को कहीं पे जला देते हैं तो फिर से वो 30 ग्राम गोल्ड नहीं बन सकता, इसलिए हम उसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। बट हाँ, उसको रिसाइकल कर सकते हैं, ईयरिंग्स में बना होगा तो उसको हम नेकलेस बना सकते हैं। एंड नॉन रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकल मतलब जैसे आपका फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल हो गया, जितना गैसोलिन्स हो गया या नेचुरल गैस हो गया। एक खुद देखो, पेट्रोलियम कितने बिलियन ईयर्स बनने के होने के बाद ये पेट्रोल्स बनी हुई है।
तो अगर हम लोग इसे रेमप्लेस यूज करेंगे तो ऐसे ए टाइम विल कम व्हेन द पेट्रोल विल वैनिश फ्रॉम द अर्थ। और हाँ, मे बी वो क्रिएट होगी, ऐसा नहीं कि क्रिएट नहीं होगी, बट फिर से उसको उतनी बिलियन ईयर्स लगेगी, क्योंकि हम लोग जिस रेट से खर्च कर रहे हैं तो और कुछ सालों के बाद मे भी ख़त्म हो सकती है और उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी। तो इट इज़ नॉन रिसाइकलेबल। नॉन रिसाइकल मतलब एक बार अगर पेट्रोल उड़ गया मतलब उड़ गया। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, 1 लीटर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम वही 1 लीटर फिर से ला सकते हैं क्या? अगर ला सकते हैं देन तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होता। फिर तो एक बंदा मार्केट से खरीद लेता 10 लीटर और लाइफ भर उसको रिसाइकल करते करते चलता और यूज करते करते चलता और कभी शॉर्टेज होती ही नहीं है। सो फिर से हम थोड़ा रिकेप कर देते हैं। मैंने तो आपको ऐसे भी ऑलरेडी बता चुका है। हाँ देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मैंने बता दिया कि आपकी जो है बायोटिक है, बायोटिक के अंदर जितने भी जिसके पास लाइफ होता है, आई मीन लिविंग थिंग्स, दे ऑल आर पार्ट ऑफ योर बायोटिक रिसोर्स एंड दिस इंक्लूड्स ह्यूमन बींग्स। फ्लोरा, फ्लोरा मतलब फ्लावर, एंड फोना मतलब एनिमल्स, आई मीन फ्लोरा मतलब जो प्लांट होता है एंड फोना मतलब होता है आपका एनिमल्स। फिशरीज, लाइव स्टॉक्स, लाइव स्टॉक्स मतलब जितने भी हम रखते हैं कैटल वगैरह, जितने भी हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रखते हैं, दीज आर कॉल्ड लाइव स्टॉक्स। फिशरीज, इवन फंगस, बैक्टीरिया, they all are microorganisms, they all are part of biotic resource, lichen, mosses, everything। abiotic resource क्या होता है कि जिसके पास जान नहीं होता है, ठीक है। these are composed of non living things and these are we call it as a abiotic। ऐसा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि शायद आपने सोचा नहीं होगा। यूनिवर्स में अगर हम ऐसे यूनिवर्स की बात लें तो मैक्सिमम चीज़ें एबायोटिक होती है, क्योंकि अगर हम अर्थ में ही देखते हैं तो आपको कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी, लाइक 20% चीज़ें मिलेंगी जो कि बायोटिक होगी, अदरवाइज एवरीथिंग इज एबायोटिक। अर्थ में कुछ भी कंपोनेंट ले लो, या लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एनीथिंग, वाटर, दिस ऑल थिंग्स दे ऑल आर एबायोटिक, क्योंकि दे आर मेड ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स एंड एटम एलिमेंट्स आर एबायोटिक। खाली जिसमें लिविंग, जिसमें जान होती है, वी कॉल्ड इट एज ए बायोटिक, ठीक है, जिसमें लाइफ होती है। एंड एबायोटिक की एग्जांपल्स रॉक, मेटल्स, कुछ भी आप ले लो, कुछ भी, रोड, गाड़ी, एनीथिंग। फिर आती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मैंने बता दिया था। रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो सकती है, जो रिप्लेनिश हो सकती है, जो रिप्लेनिश हो सकती है। और जैसे हमारे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सब कभी एंड नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया ना, फॉरेस्ट कभी एंड नहीं होने वाली। हाँ, ऐसा नहीं कि एंड नहीं होगी मतलब आप उसको काटते जाएं। डिफोरेस्टेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। डिफोरेस्टेशन मीन्स यू आर फोर्सिंग, यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज नॉट थिंग। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ टू बी बैलेंस्ड एंड हर चीज़ अपने तरीके से चलनी चाहिए। उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर फॉरेस्ट नॉर्मल है तो अगर डिफोरेस्टेशन नहीं करते हैं हम लोग तो वो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो कि ख़त्म हो सकती है, जो कि ख़त्म हो सकती है एंड उसको बनने में काफ़ी, मैंने बताया था कि मिलियंस ऑफ ईयर लग जाती है बनाने में, बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाती है और उसको ख़त्म करने में कुछ घंटे। 1 लीटर पेट्रोल बनने के लिए पता नहीं कितने साल लगे होंगे, बट हम लोग बस 10 मिनट में ऐसे ही गाड़ी में KTM लेते हैं और चलाते हैं एंड दो 1 लीटर क्या 10 लीटर तक भी ये ख़त्म हो जाता है पूरा तेल। और उसमें नॉन रिन्यूएबल में मैंने आपको बताया था कि रिसाइकल होता है, रिसाइकेबल जो मटेरियल्स होता है उसको हम मेटल्स एग्जांपल है, और हम लोग गोल्ड, सिल्वर, दिस ऑल आर टाइप ऑफ आई मीन मेटल्स, दोज आर कुड बी रिसाइकलेबल। एंड कुछ होता है कि जो कि नॉन रिसाइकल्ड होता है, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, जो कि हम रिसाइकल नहीं कर सकते, वंस दे आर यूज्ड मतलब यूज्ड। और मिनरल्स भी, मिनरल्स में भी काफ़ी है जो कि रिसाइकल है, जो कि रिसाइकल नहीं भी है। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बोलना भूल गया, दैट इज़ हाउ टू रीड योर बुक। जैसे कि मैंने अभी ये मटेरियल्स दे दी और फिर शायद मैं, हाँ सर भी ये नोट जो ये स्लाइड है इसको आपको दे देंगे, आप पहले स्लाइड्स को पढ़ो, उससे पहले आप वीडियोस देखो, आपको नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जब एक बार पूरी बुक ख़त्म हो जाए तो जस्ट हैव अ लुक कि आप एक बार ना रीडिंग कर लो, उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में पूरा इम्प्रिंट हो जाएगी एंड 100% श्योर कि आपको कुछ इश्यूज होने वाली नहीं है। और कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ लेट अस नो, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा तो हम देखिए हम तो पढ़ाते हैं, बट रीज़न ये है कि स्टूडेंट कैसा है, क्योंकि हर बंदा हर चीज़ कैचअप नहीं कर पाता है। कुछ कुछ बंदे होंगे जिनको मैं बस
रिन्यूएबल बता दिया, उसके बाद वो सब चीज़ लिंक कर देंगे। और कुछ बंदे होंगे जिनको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट हम लोग यहाँ पे वी आर राइट ओवर हियर टू हेल्प यू आउट, सो प्लीज़ हेल्प अस। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मैंने बताया था इंडिविजुअल ओनरशिप क्या होता है, जो कि प्राइवेट या इंडिविजुअल के द्वारा चलाया जाता है, जैसे कि ओन प्लॉट हो गया, हाउसेस हो गया, या किसका प्रॉपर्टी हो गया, या खुद का पॉन्ड, खुद का वेल, खुद का। क्यों मैं खुद का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये चीज़ गांव का हो जाता है ना, तो दैट विल बिकम कम्युनिटी रिसोर्स। अगर मैं अपना जो ज़मीन है उसको मैं गांव के नाम कर दूं, दैन दैट विल बिकम ए कम्युनिटी ओन्ड। यहाँ पे पर्सनल लैंड है, पर्सनल पॉन्ड है, पर्सनल वेल है, तो वो इंडिविजुअल है। अदरवाइज इट कुड हैव बिकम ए कम्युनिटी लैंड, कम्युनिटी पॉन्ड और कम्युनिटी वेल। उसमें फ़र्क क्या होता है? इंडिविजुअल, जैसे मेरा घर है तो मैं अपने घर में कुछ भी कर सकता हूँ, अगर कोई दूसरा आता है तो आई विल स्टॉप हिम। बट कम्युनिटी मतलब वो गांव का एरिया है, उसमें उस गांव के कोई भी बंदे उसमें कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, पर दूसरे गांव के बंदे नहीं आ सकते। देन हियर इट्स कम नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स में देखो काफ़ी चीज़ें आते हैं, जैसे कि जो आपके वाटर मिनरल हो गया। मिनरल में किसी किसी का हाथ नहीं है, कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये मेरा मिनरल है, मैं यहीं से गोल्ड ले सकता हूँ, नहीं, ये नेशनल का है। हाँ, ब्राज़ील कह सकता है कि दूसरा कंट्री मेरे कंट्री में आके गोल्ड ना ले, क्योंकि वो नेशनल प्रॉपर्टी है। बट हम लोग नहीं कह सकते कि ये मेरा गोल्ड है, कभी नहीं। वाटर, पानी में किसका हक नहीं है। हाँ, पर आप शायद सुने होंगे, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पढ़ाया जाता है सीनियर सीनियर हायर स्टडीज़ में। जैसे इंडस रिवर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट्स है। क्या डिस्प्यूट्स है? कि इंडिया कुछ पानी देता नहीं है, उस हिसाब से उनका क्लेमेशन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ डिस्प्यूट्स होती है, जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में महानदी रिवर के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि पानी जो है वो एक स्टेट प्रॉपर्टी है या नेशनल प्रॉपर्टी है, उस पर नेशनल वर्सेस नेशनल हो सकता है। दोनों देश के अंदर फाइटिंग हो सकता है कि वो बोलेगा मेरा है, ये बोलेगा वो मेरा है, वैसे हो सकता है। बट आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है। आप अपने पॉन्ड पे कह सकते हो, जो आपका पॉन्ड होगा गांव में, वो भी गांव का नहीं, अपना पर्सनल, तो वहां पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे मत नहाओ या यहाँ से पानी मत लो। बट अगर वो गांव का हो गया तो इट विल बिकम कम्युनिटी ओन्ड। थोड़ा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो सबका हो गया दैट इज कम्युनिटी ओन्ड, वहां पे उस कम्युनिटी में कोई भी बंदा कुछ कर सकता है, बट आप अपना हक नहीं जता सकते। और इंडिविजुअली में वही होता है कि आप अपना खुद का है तो कुछ भी करो। नेशनल में क्या होता है कि उस नेशनल में, जैसे कि हम लोग वी ऑल आर इंडियंस, तो हमको पूरा हक है वाइल्ड लाइफ या एक पार्क जाने का, पर मैं पर्सनली आपको मना नहीं कर सकता। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट मना कर सकती है दूसरे गवर्नमेंट को या दूसरे कंट्री को कि आप हमारे देश में ना आओ या हमारे वाइल्ड लाइफ में ना घुसो, वो हो सकता है। बट हम लोग आपस में नहीं कह सकते, क्यों? इट इज़ नेशनल रिसोर्स। नेशनल मतलब हर वो पर्सन जो इस नेशन से बिलोंग करता है, उसका उस प्रॉपर्टी पे हक है। उसके बाद वही हो गया वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज। बस लैंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज मतलब जैसे ये इंडिया का मैप हुआ ना, तो इसके अंदर जितने भी आदमी हैं वो सब इंडियंस है, तो उनका हक बनता है। तो यहाँ का आदमी, साउथ का आदमी भी आके नॉर्थ में काम कर सकता है, नॉर्थ का आदमी भी साउथ में काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये नेशनल प्रॉपर्टी है। फिनिश। देन ओशियन एरियाज। ओशियन एरिया मतलब जो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर है, क्योंकि हर कंट्री को एक बाउंड्री दिया जाता है जिसको बोलते हैं मेरीटाइम बाउंड्री। वो इंटरनेशनली कन्वेंशन से उसको बनाया जाता है, और उसका यही मेन मुद्दा होता है कि हम ऐसा ना हो कि एक कंट्री में फाइटिंग हो जाए, ऐसा ना हो कि इंडिया पूरा अरेबियन सी तक का कब्जा जमा ले और चाइना पूरा पैसिफिक ओशियन में कब्जा जमा ले। ऐसा होगा तो फिर दूसरे कंट्री क्या करेंगे? तो इसलिए एक इंटरनेशनली कन्वेंशन के थ्रू ये बोला गया कि आप अपने कुछ बाउंड्री, जैसे जिसको हम कहते हैं मैरीटाइम बाउंड्री, वहाँ तक आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके आगे अगर आप करते हो तो आपको फिर फाइन पड़ेगी या कुछ एक्शंस ली जाएगी। तो इंडिया का ये उसका जो इंडिया का जो बाउंड्री है दैट इज़ 22 किलोमीटर और 12 नॉटिकल माइल्स। और काफ़ी और दूसरी चीज़ें भी है जो नेशनल रिसोर्सेस है, जैसे कि रोड हो गया, कैनल हो गया, रेलवे हो गया, मैंने पहले ही बता दिया। ये बस आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, क्विक रिवाइज। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ इंटरनेशनल रिसोर्स। अब मैंने आपको बता ही दिया था उस टाइम में कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो कि जिसमें सब कंट्री का हक होता है।
जिसमें सब कंट्री का हक होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर, मतलब कि आगे जो चैप्टर पढ़ाऊंगा क्लाइमेटोलॉजी या ओशियन वगैरह, उसमें पढ़ाऊंगा डिटेल्स में। तो यहाँ पे बस ऐसे ही याद रख लो कि ये एक ओशियन का पार्ट है जहाँ पे सबकी हक होती है। जैसे ये इंडिया हो गया, ये एक कंट्री जो आपकी जो साउथ एशियन में है, ये सब हो गए, और ये पूरा ओशियन है। तो इंडिया सपोज यहाँ तक रीच है, ठीक है, और अब बाकी ये कंट्री का यहाँ तक है। तो ये जो एरिया है ये किसी का नहीं है, तो ये आ जाता है तुम्हारा इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, मतलब कि जिसमें सबका रीच होता है, ठीक है। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज में काफ़ी, जैसे कि तुम्हारे यूएन आ गए, यूएन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जिसे कहते हैं। तो ये सब में क्या होता है कि कोई एक कंट्री की बस नहीं चलती है, सब मिल के ये बनाते हैं, तो इट इज़ ए ग्रुप, तो इसलिए इसको कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं ये लास्ट, अपनी जो लास्ट पे हम लोग आ चुके हैं, लास्ट कैटेगरी जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट स्टेटस पे, उस बेसिस पे पहले आती है पोटेंशियल। मैंने आपको बता दिया था, पोटेंशियल वो होता है जिस पे काबिलियत होता है बट आज तक वो उसे मौका नहीं दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, शुभमन गिल जो है, ही इज़ अ गुड बैट्समैन, बट उससे हम कहते हैं कि ही इज़ हैविंग द पोटेंशियल टू बिकम विराट कोहली, बट विराट कोहली अब तक बना नहीं है। क्यों? उसे मौका ही नहीं मिला मैच खेलने का, जब मिलेगा तो ही वुड बिकम। तो वही चीज़ें अब ऐसे हम लोग इस टर्म में पढ़ते हैं, जैसे गुजरात और राजस्थान में काफ़ी सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, लाइक विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को यूज करने का, बट अब तक उतना हम लोग में टेक्नोलॉजी है नहीं, तो हम लोग उस पर काम नहीं कर पाए। हाँ, बट फ्यूचर में इट कुड बिकम अ गुड बून फॉर अस, एंड हम कुछ अच्छा उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर सोलर एनर्जी से आजकल हम घर या गांव में सोलर एनर्जी यूज करके हम काफ़ी सारे, जैसे कि बल्ब या इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि शायद पेट्रोल या डीजल का भी खर्चा कम हो जाए थ्रू योर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। फिर आती है आपकी डेवलप्ड रिसोर्स, मैंने बताया था, जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है यूज़ करने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि इट इज़ लाइक ऑलरेडी जो एक रिसोर्स मैंने आपको पहले बताया था कि रिसोर्स होने के लिए तीन चीज़ चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड द फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी। तो ये यही चीज़ें चाहिए, और हाँ, कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी, ये तीनों चीज़ चाहिए। और ये तीनों चीज़ जब हो चुकी है तो इट इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड, ठीक है। तो वो हो गया डेवलप्ड रिसोर्स। फिर स्टॉक होती है। स्टॉक मतलब जैसे कि हाइड्रोजन होता है, मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन हम लोग पानी से निकाल सकते हैं, पर उतनी हमारे पास अभी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम पानी को डिकम्पोज करें। मतलब कि H2O क्या होता है, तुम्हारा मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वाटर का। तो इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू डिकम्पोज एंड डिवाइड दिस एटम मॉलिक्यूल इनटू टू पार्ट्स, वन इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन भी मिल सकती है, ऑक्सीजन भी मिल सकती है, बट इस स्टेज पे हम लोग के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको निकाल सकें। इट इज़ पॉसिबल कि हम H2O से H निकाल दें और O निकाल दें, बट मैंने क्या कहा, फिर से देखो, ये सोचने वाली चीज़ है कि मैंने क्या कहा कि हमारे पास पॉसिबल है कि हम H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग कर दें, बट मैंने क्या बोला था कि रिसोर्सेज होने के लिए टेक्नोलॉजिकली फिजिबल भी होनी चाहिए और इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारे पास भले ही टेक्नोलॉजी है बट इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी नहीं है ना इसमें। क्यों? क्योंकि अब देखो, अगर मुझे एक पानी के बोतल से हाइड्रोजन निकालने में 10 करोड़ रुपया लग रहा है, तो फायदा क्या है मैं हाइड्रोजन निकाल कर? उससे अच्छा है तो मैं नॉर्मल एटमोसफियर से हाइड्रोजन ले लूँ। समझ रहे हो ना? तो स्टॉक का मतलब वही होता है कि इसका मतलब यह है कि अभी तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी या रिसोर्सेस हमारे पास है, बट हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। मे बी फ्यूचर में हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज स्टॉक। सो फाइनली हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने इस पार्ट की लास्ट पे, तो दैट इज़ रिजर्व। अब रिजर्व तो वही होता है, देखो अभी जैसे डैम हो गया या फॉरेस्ट हो गया या कुछ भी हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ऑलरेडी उसको रखे। रिजर्व का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, तो उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं और 4 रिजर्व में होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अभी तक तो ये प्राइमरी खिलाड़ी खेल रहे हैं, अगर कोई इंजोर होता है तो इस 4 में से कोई बंदा आके इसको फिलअप करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 4 बंदे खराब होते हैं। ये 4 के अंदर
काफ़ी सारे पोटेंशियल्स होते हैं, ठीक है। तो ये चार इसको सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं, सब्स्टिट्यूट। तो इनके पास भी काफ़ी पोटेंशियल होते हैं। तो ये होता है रिजर्व। तो यही है कि अभी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है बट हमने कभी इसको यूज़ नहीं किया, जैसे कि डैम्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, हमने उतना उतना उस पर यूटिलाइज नहीं किया, वो बस रिजर्व पे है। सो इसके साथ हम लोग एंड पे आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एंड लेट मी नो, बिकॉज मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने आप को डेवलप करूँ, मैं आपसे सीखूँ, क्योंकि आप जैसे चाहेंगे मैं वैसे आपको पढ़ाऊँगा, नो डाउट इन दैट। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।